उसके बाद फिर मेरे बाल कभी वापस नहीं आए। हेयर ट्रांसप्लांट ही एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है। तो कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा और कैसी मेरी सर्जरी रही, आई शेयर यू एवरीथिंग। अगर आप भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो सिर्फ कमेंट करें हेयर ट्रांसप्लांट और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। सो मैं QST पहुंच चुका हूं, मेरी जर्नी स्टार्ट होने को है। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी। विश मी बेस्ट ऑफ लक। ओके, सो आई एम सनत, मैं बरेली से हूँ और एक IT प्रोफेशनल हूँ। मेरी जो बॉल्डनेस स्टार्ट हुई थी 2015-16 से स्टार्ट हुई थी एंड उस समय मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था। तो आई थिंक शायद पानी वगैरह थोड़ा ठीक नहीं था या फिर खाना वगैरह या फिर हैवी एक्सरसाइज करता था, तो उस वजह से बॉल्डनेस स्टार्ट हुई। तो मैंने उस समय कुछ मेडिसिन वगैरह स्टार्ट करी, मिनॉक्सिडिल वगैरह लेना स्टार्ट किया। कुछ एक बॉल्ड स्पॉट्स आ गए थे पीछे की साइड में, बट तब भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया था उस टाइम तक। 2019 में मेरे को एक बार डेंगू हुआ और उसके बाद मेरे एकदम से काफ़ी ज़्यादा बाल मतलब झड़ गए। उसके बाद फिर मेरे बाल कभी वापस नहीं आए और या उसके बाद फिर मुझे यहाँ आना पड़ा। फैमिली बैकग्राउंड में अगर हेयर फॉल की बात करी जाए तो मेरे पापा के तो बाल एट द एज ऑफ 60 एज वेल, और मामा की साइड से उनके बाल अब कम हो गए। आई मीन 60s में जब वो आ गए तो उनके बाल काफ़ी कम हो गए, बट यंग एज में उनके भी काफ़ी अच्छे बाल थे। तो ऐसी कोई फैमिली हिस्ट्री मेरी है नहीं बॉल्डनेस की। 1-2 साल तक मैंने मेडिसिन वगैरह ली, मिनॉक्सिडिल वगैरह ली, और उसके बाद फिर मैंने ये होम रेमेडीज़ जैसे कि पम्पकिन सीड्स हैं या फिर अपना हेयर ऑयल चेंज किया, शैम्पूज़ वगैरह चेंज करे, वो सब मैंने मतलब नेचुरल लेना स्टार्ट किया। तो काफ़ी हद तक हेयर फॉल रुक गया था उसके बाद। फिर जब मेरे को ये डेंगू की बीमारी हुई, उसके बाद जब मेरे एकदम से हेयर फॉल हुआ, लोगों ने बताया कि आप मल्टीविटामिन्स वगैरह लो तो शायद आपके वापस आ जाएंगे। तो मैं लेता रहा, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, बट मेरे बाल कभी वापस नहीं आए उसके बाद। इवन कोई भी केमिकल वाला शैम्पू नहीं यूज़ कर रहा था, हेयर ऑयल भी यूज़ नहीं कर रहा था, बट तब भी मेरे बाल वापस नहीं आए। तो मैंने फिर सोचा कि हेयर ट्रांसप्लांट ही एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है। तो हेयर ट्रांसप्लांट में मैंने थोड़ी रिसर्च करना स्टार्ट करी, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब वगैरह पे रिसर्च करी कौन सा बेटर है कौन सा नहीं। तो एट द एंड मैंने 3 क्लिनिक्स शॉर्टलिस्ट किए थे, फिर मैंने उनसे एक करके बात करी। सो QST इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल वन, सो इसलिए मैंने फिर यहाँ पर आया। रिव्यूज़ वगैरह मैंने फिर काफ़ी देखे, वो भी अच्छे थे, पॉजिटिव थे। सो फाइनली मैंने QST डिसाइड किया। जो मेन डिफरेंस जो मैंने देखा था वो यही था कि किस तरह से रिज़ल्ट्स प्रीवियस जो भी हेयर ट्रांसप्लांट हुए हैं वो रिज़ल्ट कैसे रहे हैं, कितनी नेचुरल हेयर लाइंस आई मीन QST से और अदर क्लिनिक से। सो रिव्यूज़ तो मतलब काफ़ी पॉजिटिव थे। मैंने टेस्टिमोनियल्स वगैरह देखे लोगों के, वो भी काफ़ी अच्छे थे, पॉजिटिव थे। तो बात करनी चाहिए लोगों से, मतलब पूछना चाहिए इन क्लिनिक्स पे फ़ोन करके कि भाई क्या प्रोसीजर है और किस तरह से आप करते हो, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो। तो मैंने बात करी और डिटेल में मैंने पूछा भाई, और उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर्स वगैरह से भी कंसल्ट किया कि क्या सही रहेगा, मतलब क्या मेरी सिचुएशन है और मेरी सिचुएशन के लिए क्या ठीक रहेगा, वो सब मैंने पूछा। फिर फाइनली फिर प्राइस पर आए, तो प्राइस पे मैंने बात करी। तो उसके बाद मेरे ख्याल से ओवरऑल जो मैंने मतलब फील किया कि ओवरऑल रिजल्ट वाइज और प्राइस वाइज कौन सा क्लिनिक बेस्ट है, तो उसमें QST पे मैंने यहाँ कॉन्टेक्ट किया। तो जब मैंने QST बात करी थी तो मैंने सबसे पहले अपनी पूरी सिचुएशन बताई कि ऐसे ऐसे मेरा हेयर मतलब ऐसे मेरी बॉल्डनेस हुई है और क्या मतलब इसमें प्रोसीजर है, कैसे क्या मतलब होगा। तो उन्होंने मेरे को पूरा डिटेल में बताया कि मतलब टेक्नोलॉजी है आपकी यहाँ पे QST में जो कि आपके लिए सूटेबल रहेंगी, और टोटल मेरे को 4000 ग्राफ्ट बताए गए हैं जो कि मतलब मेरे पे लगाए जाएंगे। तो सर्जरी को लेके भी मैंने काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी देखे थे, जिन लोगों की ऑलरेडी सर्जरी हो चुकी है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। एक तरह से ये पेनलेस सर्जरी थी और कुछ भी पेन नहीं हुआ। कुछ इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। इस वेरी लेस पेन जो सेकंड्स में ही होता है एंड देन इट गोज अवे। कि कैसे उनको कितना पेन होता है और किस साइकिल से उनको गुजरना पड़ता है। तो मुझे इतना नर्वसनेस फील हो नहीं रही है क्योंकि आई एम क्वाइट कंफर्टेबल नाउ। मुझे लगता है कि नॉर्मली होगा सब कुछ। ओके, सो मेरा हेयर फॉल अगर मैं साइड की बात करूं तो मेरे ये यहाँ पे रिसीडिंग हेयर लाइंस है यहाँ पे। तो ये तो मेरे काफ़ी टाइम पहले से ही थी, आई थिंक 2012-13 के आसपास ही मेरे ये हेयर लाइंस यहाँ से गायब हो चुकी थी, और यहाँ पे भी अगर देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा पीछे तक चली गई हैं। तो ये मतलब एक्चुअली मेन प्रॉब्लम है कि यहाँ से जब मैं ऐसे करके बाल निकालता था तो अब ये ठीक से मेरे बाल कड़ ही नहीं पाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ बाल कम हो गए हैं काफ़ी।
मेन जब मैं बीमार हुआ था, मेरे को डेंगू हुआ था, तो मेरे यहाँ के भी बाल काफ़ी ज़्यादा उड़ गए थे, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये बाल जो हैं ये भी अब वापस आना बंद हो गए हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन ट्राई कर चुका हूँ, बट अब नहीं आ रहे हैं। तो इन सबको मिला के मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि अराउंड 3500 to 4000 ड्राफ्ट लगेंगे। अभी मेरी डॉक्टर से कंसल्टेशन है, सो डॉक्टर विल लेट मी नो दैट मेरी हेयर लाइन भी डिज़ाइन होगी, पूरी मार्किंग वगैरह की जाएगी। सो उसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो मेरी अभी सर्जरी स्टार्ट होने को है। सो आफ्टर सर्जरी आई लेट यू नो दैट हाउ एग्जैक्टली इट गोज़, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा और कैसी मेरी सर्जरी रही। आई शेयर यू एवरीथिंग। सो मेरी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। सो इनिशियली उन्होंने मेरी डिज़ाइन केवल ओवर इधर टॉप एरिया में ही बनाई थी, तो मैंने बाद में कहा कि मुझे ये टेम्पल एरिया भी क्रिएट करवाना है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो माई रिक्वायरमेंट। तो आप देख सकते हो मेरी टेम्पल भी क्रिएट हुए हैं। तो ये सब फाइनल होने के बाद मुझे फिर ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, और वहाँ पे मेरा काफ़ी ध्यान रखा वैसे डॉक्टर्स ने, नर्स वगैरह सब थी वहाँ पे हमेशा। मतलब जब भी मेरा ऑपरेशन चल रहा था तो बीच बीच में मेरे से आगे पूछ रहे थे कि कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, वी विल फिक्स इट आउट। ऑल्दो मुझे थोड़ा सा पेन रहा, आई थिंक शुरू में जो दिया गया था मेरे को एनेस्थीसिया वगैरह, तो वो शायद बाद में ऑपरेशन चला था तो इसलिए शायद वो काम नहीं कर रहा था एंड में, तो मेरे को थोड़ा बहुत बीच में पेन हुआ था। तो डॉक्टर ने उसको फिर से इंजेक्शन लगा के ठीक करा। तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा पेनफुल था, बट एट द एंड एवरीथिंग इज़ गुड। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है, और सारे मेरे ग्राफ्ट आप देख सकते हो, इस पूरे एरिया में मेरे ग्राफ्ट लगे हैं, और ये टेम्पल एरिया में भी लगे हैं। सो या ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ गुड। सो टोटल मेरे 4200 ग्राफ्ट लगे हैं। एंड मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई थी तो उससे पहले मुझे बता दिया गया था कि मुझे क्या क्या करना है सर्जरी से पहले। सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंप्लीट वीडियो है यूट्यूब पे अवेलेबल है ऑलरेडी, तो उसमें पूरे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको किस तरह की डाइट फॉलो करनी थी उससे पहले, और अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो या ड्रिंकिंग कर रहे हो तो आपको वो छोड़ना पड़ेगा। नॉन वेज फूड खा रहे हो या फिर ज़्यादा तला भुना खा रहे हो तो वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा फॉर द टाइम बीइंग। सो आफ्टर हेयर सर्जरी, जब मेरी सर्जरी कंप्लीट हो गई तो मेरे को फिर डॉक्टर्स ने पूरा बताया कि किस तरह से आपको मतलब मेडिसिन लेनी है। सो 5 डेज़ की मेडिसिन होती हैं जिसमें आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती हैं ताकि आपके पेन वगैरह ना हो और कोई इन्फेक्शन का खतरा ना हो, तो इसलिए वो मेडिसिन वगैरह दी जाती है। एंड ड्यूरिंग सर्जरी ब्रेक जो था वो मैंने नहीं लिया था। वॉशरूम जाना पड़ा था तो मैंने डॉक्टर को बोल दिया था कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो बस मैंने वही एक काइंड ऑफ ब्रेक लिया था और बीच में एक रिफ्रेशमेंट लिया था। टोटल 12 आवर मेरी सर्जरी चली थी और उसके बाद सब फिनिश हो गया। सो मेरे अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। एनी पर्सन हु इज़ हैविंग अ हेयर लॉस प्रॉब्लम एंड कैन कंसिडर QST, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, डॉक्टर्स एंड नर्सेस काफ़ी केयर करते हैं, और कॉस्ट भी काफ़ी अफोर्डेबल है इफ़ आई कंपेयर इट विद अदर क्लिनिक्स। सो आई थिंक दिस कुड बी अ बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरीवन। सो या you should choose the same. So after 1 month मेरा PRP सेशन है, so मैं 1 महीने बाद यहाँ पर आऊँगा, अपनी PRP करवाऊँगा, एंड देन आई विल शेयर यू ऑल माई एक्सपीरियंस, कितनी मेरी ग्रोथ हुई है और कैसे क्या प्रोसीजर रहा, कितना मेरे को पेन हुआ या किस तरह से मैंने मेडिसिन ली। सो वो सब मैं आपको शेयर करूँगा आफ्टर 1 month। सो विश मी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू QST। सो मैं यहाँ पर PRP के लिए आया हूँ 1 महीने बाद। मेरा 1 महीने पहले हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था और मेरे टोटल 4200 ग्राफ्ट्स लगे थे, और मेनली मेरे इस क्राउन एरिया में और थोड़े मेरे इस टेम्पल एरिया में ग्राफ्ट लगे थे। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा, और आज मेरा PRP भी हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा था, इतना ज़्यादा पेनफुल भी नहीं था, एंड रिज़ल्ट भी अभी तक जो आया है उससे मैं काफ़ी
खुश हूँ। सो आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट मुझे डॉक्टर्स ने बताया था कि किस तरह से मेरे को प्रिकॉशंस लेनी है। सो शुरू के जो 7 डेज़ होते हैं वो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं। सो मुझे मतलब इनिशियली बता दिया गया था कि क्यूएसटी का एक अलग से एक मतलब एक डिपार्टमेंट है। वो आपको कॉल करते रहेंगे और आपसे पूछते रहेंगे कि कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर कोई आपको मतलब साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। आपको मतलब डेली कॉल आता रहेगा उसके लिए। सो इनिशियली 7 डेज़ तो मतलब आई मीन मेरे को जो क्लॉट्स थे वो यहाँ पे जमे हुए थे, तो उस पर भी मुझे काम नहीं करना था। 7 डेज़ के बाद फिर मेरा हेड वॉश स्टार्ट हुआ था। फिर धीरे धीरे मैंने डेली में हेड वॉश करता था, मतलब बेबी शैम्पू से फोम रखता था और उसके कुछ टाइम बाद उसको वॉश करता था। सो 4 to 5 डेज़ में मेरे सारे क्लॉट्स रिमूव हो गए थे। और मैं ऑयल भी यूज़ करता था, कोकोनट ऑयल, जैसे कि मुझे डॉक्टर्स ने बताया था, तो वो भी यूज़ कर रहा था मैं। सो 20 दिन तक तो मैं डेली वॉश कर रहा था। और उसके बाद मेरा अभी शेडिंग फेस चल रहा है, तो इसके लिए मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था। तो शेडिंग फेस नॉर्मली 1 to 3 मंथ्स रहता है और मेरा अराउंड 25 डेज़ के आसपास मेरा स्टार्ट हो गया था, 20 to 25 डेज़ के आसपास। तो जब भी मैं हेड वॉश करता था तो मुझे थोड़े बाल दिखाई देते हैं। और अभी भी मेरा मतलब मेरा जो शेडिंग फेज़ है वो चल रहा है। सो जैसा मैंने दूसरे वीडियोज़ वगैरह देखे हैं तो उसमें देखा कि 2 to 3 मंथ्स में तो किसी लोगों के तो 80 to 90% बाल चले जाते हैं और उसके बाद ग्रो करना स्टार्ट होते हैं। सो वो मुझे बताया गया है ऑलरेडी और आई एम रेडी फॉर इट। ओवरऑल क्यूएसटी का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि पोस्ट सर्जरी भी इनिशियली तो काफ़ी अच्छा रहा ही। डॉक्टर्स ने सब कुछ बताया, सारा जहाँ पे भी मेरे को डाउट्स थे वो सारे डाउट्स क्लियर करे। और पोस्ट सर्जरी भी मेरे को लगातार कॉल्स आते रहे कि कोई भी अगर साइड इफ़ेक्ट हो या कोई भी इशू हो तो आप बताएं। सो जैसे मेरा ईचिंग का इशू था तो मैंने हमेशा उनसे डिस्कस किया कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इवन बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट और आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट और ड्यूरिंग माई PRP मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। लोग यहाँ पे काफ़ी फ्रेंडली हैं और सबसे अच्छी बात इतनी अच्छी हाई क्वालिटी हेयर ट्रांसप्लांट आपको अंडर बजट मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी और कोई चीज़ हो नहीं सकती है। सो डेफिनेटली एवरीवन शुड गो फॉर इट। सो थैंक यू क्यूएसटी। मैं अपने नेक्स्ट PRP सेशन में बताऊंगा कि कैसा मेरा रिजल्ट रहा। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। अब मैं अगली वीडियो में मैं सेकंड PRP के लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तब तक के लिए सी यू सून। हेलो, मेरा नाम सनत है। मेरी एज 35 है और मैं बरेली से आया हूँ। और फिर यहाँ पे मेरा हेयर ट्रांसप्लांट जनवरी 2024 में हुआ था। टोटल मेरे 4200 ग्राफ्ट लगे थे और अभी मेरे को 1 साल हो चुका है। एंड मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट आप देख सकते हो। तो आई एम वेरी हैप्पी विथ माई रिज़ल्ट। सो सर्जरी मेरी पूरे दिन की ही हुई थी और उसमें शुरू में मेरे को कोई इंजेक्शन दिया गया था। उसके बाद मैं तो सो गया था, तो मुझे कुछ खास पता भी नहीं लगा कि कब मेरे ग्राफ्ट लग रहे हैं कब नहीं। हाँ, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एकदम से होश आता है, फिर आपको थोड़ा सा पेन भी फील होता है कभी कभी। तो डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है उसमें, वो सीधे दोबारा आपका फिर से आपका पेन वगैरह वो हो जाता है। मेरे केस में ऐसा था, पेन होते ही पूरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो जाता है। तो ओवरऑल जर्नी काफ़ी अच्छी रही थी। पूरे दिन का मेरा हेयर ट्रांसप्लांट था और उसके बाद फिर कंप्लीट हो गया था एक ही दिन में। सो सर्जरी के बाद ऑल्दो मेरे पास कॉन्टीन्यूसली क्लिनिक से दिक्कत तो नहीं है। सो जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका था तो उसके बाद मेरे ग्राफ्ट में काफ़ी डर्ट जमा हुआ था। तो वो धीरे धीरे मेरे को 1 वीक के बाद फिर मैंने उसको वॉश करना प्रॉपर स्टार्ट किया था और मेरे सारे डर्ट्स उसमें से निकल गए थे। उसके बाद मेरे को ऐसा फील होने लगा था कि वहाँ पे बाल इंजेक्ट हो चुके हैं और वो निकल रहे हैं। ऑल्दो 10 से 15 दिन बाद ऐसा हुआ था कि फिर शेडिंग फेज स्टार्ट हो गया था और सारे बाल फिर झड़ने लगे थे। और जो डोनर एरिया था वो भी ज़्यादा कि कुछ बचा ही नहीं है वहाँ पे। लेकिन डॉक्टर्स लोग उसमें क्या करते हैं कि बीच में से हेयर्स निकालते हैं, तो जब बाल बड़े हो जाते हैं तो फिर वो पूरी तरह से कवर हो जाता है। तो टोटल मेरे को आई थिंक 2 to 3 मंथ्स लगे थे जब पूरा डोनर, और उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल से फील होने लगा था। और जो हेयर ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट था वो मेरे को उसमें भी मेरे ख्याल से 3-4 महीने बाद मेरे को जब शेडिंग फेज ख़त्म हो गया था उसके बाद ही फिर रिज़ल्ट आना स्टार्ट हुआ था। ऑल्दो शुरू में इतने ज़्यादा डेंस हेयर नहीं आए थे,
वो धीरे धीरे आना स्टार्ट हुए थे। बट ये था कि हाँ रिज़ल्ट थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि हाँ दिखना स्टार्ट हो गया है। तो आज मैं यहाँ पे सेकंड PRP के लिए आया हूँ। ऑल्दो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट लास्ट ईयर हुआ था जनवरी में, और उस टाइम मैंने 1 महीने बाद PRP ली थी, और उसके बाद मैं थोड़ा बिज़ी हो गया था अपने वर्क शेड्यूल में, तो मैं PRP लेने का मुझे टाइम मिला, को छुट्टी मिली तो फिर मैं PRP के लिए आया हूँ। तो ये मेरी सेकंड PRP है और ये और लेनी है, शायद मैं और भी लूँ डिपेंडिंग ऑन माय शेड्यूल। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट जैसे कि आप देख सकते हो अच्छा आया है। 1 साल मेरे को हो चुका है। तो एक ये है कि हाँ थोड़े के पीछे की साइड में मेरे बाल थोड़े से कम है, तो उसके लिए मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आप रेगुलर PRP लेते रहें तो वो चीज़ भी कवर हो जाएगी। सो जो मेरी हेयर लाइन है आप देख सकते हो कि काफ़ी नेचुरल है। ऑल्दो हेयर ट्रांसप्लांट के टाइम ये टेम्पल एरिया मेरे ख्याल से मेरे शुरू में कभी भी नहीं थे। मेरे टेम्पल ये मेरे नए बने हैं, जो कि जब फोटो ये दिखाई देता है तो अच्छा लगता है, इससे अच्छा लुक आता है। तो ये भी थोड़ा नेचुरल फील ही देते हैं। तो ये हेयर ट्रांसप्लांट ये मेरे टेम्पल हैं, और ये मैंने अलग से लगवाए थे। बाकी मेरी हेयर लाइन तो बाकी नेचुरली है। सो ऑल्दो मेरे का थोड़ा वर्क शेड्यूल थोड़ा बिजी है, तो मैं बहुत फ्रिक्वेंटली PRP के लिए नहीं आ पाऊँगा। बट मेरे डॉक्टर ने बोला है कि PRP लेना ज़रूरी है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, अगर आप बहुत अच्छे रिजल्ट चाहते हो तो नेक्स्ट टाइम जब मैं PRP के लिए आऊँगा तो डेफिनेटली मैं अपना रिजल्ट यहाँ पे शेयर करूँगा। तब तक आप बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू QST। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.